डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, मतलब फ्रीजिंग पॉइंट का कम होना। जो हमारी दूसरी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी थी उसका नाम था एलिवेशन, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट हमेशा बढ़ता है। कब? जब भी आप एक प्योर सॉल्वेंट में, लाइक अगर पानी में किसी भी तरह का सल्यूट डालते हो, है ना, तो जैसे अगर हम मान लो इसमें कोई भी सल्यूट डालते हैं, नमक डालते हैं, ठीक है, तो अगर इसमें नमक डालते हैं, कोई भी सल्यूट डालते हैं, सोल्यूशन बन गया। तो अब ये सोल्यूशन का अगर आप बॉइलिंग पॉइंट चेक कर रहे थे, तो मैंने कहा था कि अगर नॉर्मल लिक्विड 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉइल करता है तो इसका बॉइलिंग पॉइंट 101 आएगा। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि 99 आए, क्योंकि प्रॉपर्टी का नाम ही क्या है? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। और कितना एलिवेशन हो रहा है, दैट वी कैन ऑलवेज फाइंड TB माइनस TB नॉट, मतलब कितना बड़ा है ना, उसको फाइंड करने के लिए तो हम ये लिखेंगे कि पहले बाद में कितना है, पहले कितना था। तो लेट्स से बाद में 101 है, पहले हर्ष कितना था? 100, तो डिफरेंस कितना आया? 101 माइनस 100 विच इज 10, एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ डेल्टा TB। उसके बाद हमने इसका कुछ फॉर्मूला डिराइव किया था कि ये मोलारिटी से डिपेंड करता है, KG एंड ऑल, है ना। इसी तरह हमारी आती है थर्ड क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ये बोलते हैं कि जब भी आप पानी में नमक डालते हो तो फ्रीजिंग पॉइंट कम होता है। लाइक नॉर्मल वाटर फ्रीजेज एट 0 डिग्री सेल्सियस। हम सब जानते हैं कि वाटर को बर्फ़ बनने के लिए कौन सा टेम्परेचर चाहिए? 0। लेकिन जैसे आप नमक डालोगे तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाएगा, माइनस में चला जाएगा। आप बिलीव नहीं करोगे, कुछ ऐसे सल्यूट्स हैं जो वाटर के फ्रीजिंग पॉइंट को -55 तक भी डिप कर सकते हैं। मतलब NaCl तो -21 डिग्री सेल्सियस तक लो कर सकता है, लेकिन देयर आर सम सल्यूट्स लाइक कैल्शियम क्लोराइड विच कैन डिप्रेस द फ्रीजिंग पॉइंट एज लो एज -55। अब हमारे दिमाग में एक क्वेश्चन आता है कि मैम फ्रीजिंग पॉइंट कम होना हमारे लिए कैसे बेनिफिशियल है? इट इज़ एक्चुअली बेनिफिशियल। सबसे बड़ी एग्जाम्पल जैसे कोल्ड कंट्रीज होती हैं, है ना, वहाँ पे टेम्परेचर 0 से कम रहता है, तो उनकी रोड्स पे पानी जम के बर्फ़ बन जाते हैं, है ना, तो उनकी सड़कों पे आइस कवर्ड रहती है। अब अगर बर्फ़ पे आइस कवर्ड है, आप वहाँ पे चला नहीं सकते, गाड़ी नहीं चला सकते, तो वहाँ पे तो चालान हो जाता है अगर आप अपने घर की बाहर की सड़कों पे बर्फ़ साफ़ नहीं करते, है ना। तो ऑब्वियसली हमें क्लियर करनी पड़ती है, तो उसके लिए गवर्नमेंट कैन ऑल्सो यूज़ NaCl। नमक भी यूज़ किया जाता है, क्योंकि जैसे ही वो नमक रोड पे स्प्रिंकल करेंगे नमक जाएगा। अब जैसे ही नमक ऊपर वाली लेयर पे जाएगा, आइस की ऊपर वाली लेयर पे जाएगा, तो ऊपर वाली लेयर का जो वाटर होगा उसका फ्रीजिंग पॉइंट 0 से क्या कर देगा? कम। अब वो जो बर्फ़ जमी हुई थी वो तो इसीलिए जमी हुई थी ना क्योंकि उसको कितना टेम्परेचर चाहिए? 0। अब मान लो बाहर का टेम्परेचर -2 है तो वो जम जाएगी, लेकिन अगर उसका फ्रीजिंग पॉइंट ही -10 हो गया, उसका फ्रीजिंग पॉइंट ही चेंज करके क्या कर दिया? माइनस। अब बाहर का सराउंडिंग टेम्परेचर तो -2 है, मतलब उतना कम तो नहीं है, जमी हुई बर्फ़ भी मेल्ट करने लग जाएगी। क्या करने लग जाएगी? मेल्ट। सो दिस प्रॉपर्टी ऑफ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज एक्चुअली वेरी यूजफुल, क्योंकि एक तो इसकी एप्लीकेशन ये है कि ये पानी को जो हमारी रोड्स होती हैं, आइस कवर्ड रोड होती हैं, वहाँ से बर्फ़ हटाने के लिए भी नमक का यूज़ किया जाता है। एंड ऑल्सो वन ऑफ द एप्लीकेशन इज कि जैसे कई बार आप ऐसे इलाकों में जाते हो जहाँ पे टेम्परेचर माइनस में रहता है, तो अगर आप कार ड्राइव कर रहे हो तो कार के रेडिएटर में वाटर डाला जाता है, वो जम जाएगा, तो वो जम गया तो गाड़ी कैसे चलेगी? तो उसको वाटर फ्रीज ना हो तो उसके लिए उसमें इथाइलिन ग्लाइकोल नाम का सोल्यूट डाला जाता है। कार के रेडिएटर्स में इथाइलिन ग्लाइकोल नाम का सोल्यूट डाला जाता है जो उसको फ्रीज नहीं होने देता, क्योंकि इथाइलिन कूलेंट भी होता है, लेकिन जब जैसे कई बार हमें वाटर में तो डालते हैं, क्यों नहीं डालते? लेकिन जैसे अगर हम सब-ज़ीरो वेदर में ट्रैवल करते हैं तो वहाँ पे हम इथाइलिन ग्लाइकोल का नाम का इथाइलिन ग्लाइकोल का फॉर्मूला है इसमें डबल बॉन्ड नहीं बनता, मतलब आप लिख लग रहा है कुछ तो कोई भी मिक्स हो
मिक्स तो वही करेगा। व्हाट आर एंटीफ्रीज सॉल्यूशन की बहुत बार क्वेश्चन आ रहे फिर हैं। इससे जो इसका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता होगा, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कर देगा, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेस कर देगा। तो वहाँ पे तो अब उसकी फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेस करने की प्रॉपर्टी ज़्यादा ज़रूरी है ना, क्योंकि जहाँ ठंडे इलाके हैं वहाँ पे वो फ्रीज ना हो जाए, तो वो प्रॉपर्टी मेन काम कर रही है। तो ऑब्वियसली कि जब सोल्यूट जाएगा तो दोनों काम ही करेगा, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करेगा, फ्रीजिंग पॉइंट डिप करेगा। बट वो बॉइल तो होने से बट अगर जब फ्रिज नीचे चलेगा गर्म होगा, और अगर थोड़ी सी भी गर्मी लगेगी तो दोबारा मेल्ट हो जाएगा। नहीं होता ना, मेल्ट तो नहीं होता, तभी ये डाला जाता है। अगर इतना ईजी होता कि उसी की हीट से वो मेल्ट हो जाती तो फिर हमें डालने की जरूरत ही ना पड़ती। लेकिन हाँ, वो तो डालना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर इंजन बहुत ज़्यादा गर्म हो तो सीज हो जाएगा। हाँ। ठंडा रखने के लिए होता है, मतलब ठंडा होता होगा, उसका फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाता है। हाँ। हाँ ठीक है, मतलब वो जल्दी ठंडा हो जाता है। ये बोल रहे हो, नहीं, ये क्या कर रहे थे? इंजन को ठंडा करने वाला अलग चीज़ है। कूलेंट होता है। अब मैं बाइक हाँ। दोस्त की बाइक से चोरी करूँगा। कूलेंट को ठंडा करने के लिए होता है, बट मैं ये बोल रही हूँ कि उसमें अगर वो लिक्विड की फॉर्म में ना, तो अगर हम सिर्फ अगर ऐसे इलाकों में जाएंगे जहाँ पर बहुत टेम्परेचर डाउन रहता है तो वो जम सकता है। तो वो जमे ना, तो उसके लिए इथाइलिन ग्लाइकोल डालेंगे, वो अलग चीज़ है। और वो कूलेंट एज अ उसको ठंडा रखने के लिए कर रहे हैं, वो एक अलग एप्लीकेशन है। तुम दो चीज़ें मिक्स कर रहे हो, मतलब अगर तुम हाँ वो वो चीज़ तो राइट ठंडा रखने के लिए, मतलब हाँ उसका बॉइलिंग हाँ। पॉइंट इंक्रीज हो गया, हाँ तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट भी डिक्रीज हो गया। नहीं होता है ना, डिक्रीज हो गया freezing हाँ। point, तो वो जल्दी ठंडा हो जाता है। मतलब देखो जब फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेस होने का मतलब ये नहीं है कि वो चीज़ जल्दी ठंडी हो जाती है। उसका सिर्फ इतना मतलब है कि वो जल्दी जल्दी जमेगी नहीं। अगर आप उसको उसमें एंटीफ्रीज सोल्यूशन नहीं डालोगे तो जैसे टेम्परेचर 0 होगा उसमें क्या होना शुरू कर देना, सॉलिडिफाई होना शुरू कर देना। तो सिर्फ एंटीफ्रीज इसको डालने का मतलब नहीं है कि उसको ठंडा रखेगा। तो तुम तो डेफिनेशन ही चेंज कर रहे हो, ठीक है। मतलब वो बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज करता है, हाँ। और वो भी उसके बीच में मेंटेन है। हाँ ऐसे। अब आगे चलते हैं। अब क्वेश्चन ही उठता है, लगे आप लेट आए हो, थर्ड केमिकल प्रॉपर्टी हमने शुरू कर दिया है कि जब भी हम पानी में नमक डालते हैं, सुनो, जब भी हम पानी में नमक डालते हैं पानी का फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाता है। नॉर्मल वाटर के टेम्परेचर पर फ्रीज होता है, जीरो भी माइनस में हो सकता है। किस टेम्परेचर पर फ्रीज होता है वाटर? जीरो। बट डू यू थिंक दैट इट्स अ गुड थिंग? इज इट अ गुड थिंग होना? क्योंकि जहाँ पे टेम्परेचर ही 0 से कम रहता है, लाइक कोल्ड कंट्रीज लाइक कनाडा, वहाँ पे सड़कों पर बर्फ़ जमनी शुरू हो जाती है। अब अगर बर्फ़ ना जमे तो उसके लिए वहाँ पे नमक डाला जाता है सड़कों पर। वो नमक क्या करेगी, जैसे ही ऊपर वाली लेयर पे जाएगी और आइस के, उसके फ्रीजिंग पॉइंट को क्या कर देगी, कम। तो जो नॉर्मल वाटर को फ्रीज करने के लिए कितना टेम्परेचर चाहिए, 0, अब उसको मे बी -10 -12 चाहिए। अब सराउंडिंग का टेम्परेचर इतना कम भी नहीं होता, तो वो जमी हुई बर्फ़ पिघलने लग जाएगी। क्या करने लग जाएगी? So actually this property that on adding a solute in a pure solvent the freezing point depresses, मतलब नाम ही बता रहा है आपको, प्रॉपर्टी का नाम ही बता रहा है कि फ्रीजिंग पॉइंट के साथ क्या होने वाला है, क्या वो कम होने वाला है या बढ़ने वाला है। व्हाट इज द नेम ऑफ द प्रॉपर्टी? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो दैट मीन्स अगर प्योर का फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस है तो सोल्यूशन का वुड बी -2 या वुड बी -4, मतलब माइनस में जाएगा, कम होगा, बढ़ेगा नहीं। यस। अगर ऐसी सिचुएशन आती है सड़कों पर पानी लगता है, तो गवर्नमेंट ये नहीं कर सकती कि ग्लाइकोल की पूरी लेयर बना दे सड़क पर। महंगा भी पड़ता होगा और बार बार नमक डालने तो चाहिए है एक बार देखो, नमक है, ऐसे करेंगे जेब में क्या जाएगा? नमक है, सरकार की जेब में। इंडियन मेडिसिन। सिर्फ नमक, क्योंकि हर चीज़ में नहीं हो सकता। विदाउट ग्लाइकोल इन लिक्विड फॉर्म, अब वो ये सॉलिड फॉर्म में है तो इसको स्प्रिंकल करना इजी है। तो वो रिस्टोर भी हो जाता है। रिस्टोर कैसे होगा? वो मतलब जब पानी के साथ हो जाएगा तो मतलब अलग ही तो हो ही जाएगा एक पॉइंट से, या फिर मिक्स हो जाएगा पूरा, क्योंकि वो प्योर वाटर के ऑयल और साथ। लिक्विड थोड़ा है कि ऑयल अलग हो जाएगा, पानी अलग हो जाएगा, उसको फिर निकाल के फिर कहीं और ले जाए। इट इज़ नॉट दैट इजी। वो मतलब प्योर वाटर के साथ होता है ना, मतलब कंबाइन, पर वो जो नीचे गिरता है वो प्योर वाटर, वो तो मतलब इम्प्योर है। तो व्हाट डू यू मीन कि वो लग गया बनाता है, अपना उसको उठा के कहीं और यूज़ करता है?
बर्फ गिरती है मैम ऊपर से, तो बर्फ गिरती है ना, हाँ तो फिर बर्फ मेल्ट होती है तो नीचे आके, हाँ फिर पानी अच्छा मालूम नहीं होता। मैम वैसे मुझे एक डाउट बर्फ तो मेल्ट हो तो पानी बन गया। इथाइलिन ग्लाइकोल था, उसमें से इथाइलिन उसको जब उसमें डबल बॉन्ड होएगा, उसको डबल बॉन्ड है ही नहीं अपना फॉर्मूले में। जैसे इथाइलिन होता है, उस नाम से ज़्यादा भी चीनी लगा पड़ा, डबल बॉन्ड होना चाहिए बीच में। इथीन का कॉमन नेम इथाइलिन है, बट इट इज़ नॉट अ रूल कि अगर किसी के नाम में इथाइलिन आएगा तो उसके कार्बन में डबल बॉन्ड होगा। कॉमन नेम्स के कोई रूल थोड़ा होते हैं। इथीन इज डबल बॉन्ड, अल्कीन इज डबल बॉन्ड, बट अगर उसी इथीन का नाम इथाइलिन है या इथाइन का नाम एसिटाइलिन है तो ये रूल नहीं होता कि अगर कहीं पर किसी के नाम में इथाइलिन आ रहा है तो उसमें डबल बॉन्ड, ऐसा कोई रूल नहीं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब रीज़न होता है कि फ्रीजिंग पॉइंट क्यों कम हो रहा है ना, ये तो हमने पढ़ लिया। केमिस्ट्री से ऑब्जर्वेशनल साइंस हमने ऑब्जर्व किया कि जो आप सल्यूट डालो, जिसको आप इम्प्योरिटी बोल रहे हो, कि उसके डालने से फ्रीजिंग पॉइंट कम हो रहा है। पर कम क्यों हो रहा है? इम्प्योरिटी, अब तुम कह रहे हो हम इम्प्योरिटी डाल रहे हैं इसीलिए कम हो रहा है। ये कोई टेक्निकल आंसर नहीं है, ये तो एक लेमैन का आंसर हो सकता है। एक कॉमन मैन यही बोलेगा कि मे बी इम्प्योरिटी कुछ कर रही है, नमक कुछ कर रहा है। दिस इज नॉट अ टेक्निकल आंसर। टू फाइंड आउट अ टेक्निकल आंसर कि क्यों फ्रीजिंग पॉइंट कम हो रहा है, उसके लिए पहले तो ये समझना पड़ेगा कि फ्रीजिंग पॉइंट होता क्या है। जब आप बोलते हो कि वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट 0 है तो 0 ही क्यों है, 1 क्यों नहीं है? सोचने वाली बात है ना, ये तो हमें बचपन से रटा दिया दैट वाटर फ्रीजेज एट 0 डिग्री सेल्सियस, वाटर फ्रीजेज एट 0 डिग्री सेल्सियस। बट हैव वी वंडर्ड, क्या हमने कभी सोचा है कि पानी 0 पे क्यों बर्फ बनता है, 1 पे क्यों नहीं बर्फ बनता? आखिर 0 कोई कुछ तो कंडीशन अचीव होती होगी ना कि वो 0 पे बर्फ बनता है, तो वो कंडीशन क्या है? लाइक फ्रीजिंग पॉइंट कौन सा टेम्परेचर होता है? स्टॉप हो जाती है। नहीं, मैं बता रही हूँ। फ्रीजिंग पॉइंट की डेफिनेशन ये है कि मान लो आपके पास आप जिस भी लिक्विड का फ्रीजिंग पॉइंट चेक कर रहे हो, लाइक से आप वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट चेक कर रहे हो, तो जिस टेम्परेचर पर उस वाटर का वेपर प्रेशर, मतलब जितने वो वेपर्स बना रहा है, और वाटर की सॉलिड फॉर्म क्या होती है? आइस। तो आइस का वेपर प्रेशर जिस टेम्परेचर पर इन दोनों के वेपर प्रेशर सेम हो जाते हैं, उस टेम्परेचर को फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। तो वाटर के केस में ये कंडीशन 0 पे अचीव होती है। ये कंडीशन वाटर के केस में कौन से टेम्परेचर पर अचीव होती है? 0, कि उसके द्वारा बनने वाले वेपर्स और आइस के द्वारा बनने वाले वेपर्स का दोनों का वेपर प्रेशर क्या हो जाता है? सेम। ठीक है, तो ये डेफिनेशन हम अपने आप नहीं बना सकते, ये बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करके ऑब्जर्वेशन से बनाई गई हैं। तो पहले तो फ्रीजिंग पॉइंट की डेफिनेशन को याद करो कि फ्रीजिंग पॉइंट इज दैट टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, वाटर में किसी भी सॉल्वेंट का हम फ्रीजिंग पॉइंट चेक कर सकते हैं, तो किसी भी सॉल्वेंट का जिसका भी हम फ्रीजिंग पॉइंट चेक कर रहे हैं, तो उस सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर उसी की सॉलिड स्टेट के साथ क्या हो जाएगा? सेम। तो उस टेम्परेचर पर जहाँ पे कंडीशन अचीव होगी, ऑब्वियसली वाई एक्सिस पे वेपर प्रेशर है, उस टेम्परेचर को क्या बोला जाएगा? फ्रीजिंग पॉइंट। जैसे हम बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन क्या कहते थे कि जिस टेम्परेचर पर वेपर प्रेशर बढ़ता 1 एटमॉस्फेयर के इक्वल हो जाएगा। बॉइलिंग पॉइंट की क्या डेफिनेशन थी कि जब वेपर प्रेशर बढ़ता किसके इक्वल हो जाएगा? वो टेम्परेचर क्या होता था? बॉइलिंग पॉइंट। और जो वाटर के केस में 100 डिग्री सेल्सियस है, वाटर के केस में वो कंडीशन कौन से टेम्परेचर पर अचीव होती है? 100 डिग्री सेल्सियस। अब ये बात तो हमने मान ली कि ओके मैम, दिस इज द थिंग, दिस इज द कंडीशन। अब मेरे को एक बात बताओ, अब ये कैसे प्रूव हो रहा है कि जब किसी सॉल्वेंट में आप नमक डालोगे, NaCl डालोगे या कोई भी सॉल्वेंट डालोगे, तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट कम क्यों होगा? हम ये कैसे कह सकते हैं? तो उसका लॉजिकल आंसर ये है कि जैसे आप इस सॉल्वेंट में सल्यूट डालोगे, एक बात है कि जो सल्यूशन होगा, जो सल्यूशन बनेगा, उसका वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। ये हम चीज़ कैसे कह सकते हैं कि सॉल्वेंट में सल्यूट डालने से बनने वाले सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर घटेगा? हमारे पास कोई बैलेंस तो है नहीं, बट हम पहली क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी से यही पढ़ते आ रहे हैं कि व्हेनेवर अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज एडेड, वेपर प्रेशर डिक्रीजेस। क्यों? क्योंकि सॉल्यूट पानी में जाएगा, वेपर्स बनने ही नहीं देगा, है ना। और पहली क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी का नाम ही क्या है? रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। यानी कि अगर हमारे पास वैल्यूज ना भी हों, हम कोई एक्सपेरिमेंट कर भी नहीं रहे हैं, बट एक दावे से हम ये बात कह सकते हैं कि सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर होना हो, सॉल्वेंट से कम ही होगा। अब कम होने की वजह से लगे ध्यान देखो, इसको सॉलिड स्टेट के बराबर होने में ज़्यादा पीछे जाना पड़ेगा। मतलब जो कंडीशन थी कि सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर जब सॉलिड के वेपर प्रेशर के इक्वल होगा, उस टेम्परेचर को फ्रीजिंग पॉइंट कहा जाएगा। तो अगर प्योर सॉल्वेंट के केस में
वो कंडीशन इस टेम्परेचर पर जो चेंज हो रही है, तो जैसे सोल्यूशन बना उस कंडीशन को मीट करने के लिए उसको पीछे की तरफ जाना पड़ेगा। मतलब इसको पीछे की तरफ जाने का मतलब क्या है कि प्योर का फ्रीजिंग पॉइंट ज़्यादा है, सोल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट कम है, इसीलिए डिफरेंस को क्या बोलते हैं, डिप्रेशन है। और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कितने टेम्परेचर का डिप्रेशन आ रहा है डेल्टा टी है, उसको फाइंड आउट करने के लिए प्योर में से सोल्यूशन को माइनस करेंगे। बच्चे हमेशा अक्सर कंफ्यूज होते हैं कि मैम जो दूसरी कोऑर्डिनेटिव प्रॉपर्टी थी उसमें तो टी बी माइनस टी बी नॉट कर रहे हैं, टी एफ नॉट माइनस टी एफ कर रहे हैं, उसमें हम टी बी नॉट बाद में रखते थे क्योंकि प्योर का कम होता था, सोल्यूशन का ज़्यादा हो जाता था बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट के केस में किसका ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट होता था, प्योर सॉल्वेंट का कि सोल्यूशन का, सोल्यूशन का, क्योंकि क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी का नाम ही क्या था, एलिवेशन। बॉइलिंग पॉइंट में क्या आ जाता है, अगर एलिवेशन आएगी तो ऑब्वियसली वाटर 100 पे बॉयल हो रहा है, सोल्यूशन 101 पे बॉयल होगा, तो हम सोल्यूशन का पहले रखते थे और प्योर का बाद में। कैसे पता लग रहा है प्योर का बाद में लग रहा है, क्योंकि नॉट वाली वैल्यू बाद में आ रही है, नॉट वाली वैल्यू कहाँ आ रही है, बट इन द केस ऑफ डिप्रेशन हम हमेशा टी एफ नॉट पहले रखेंगे, प्योर का पहले रखेंगे, क्योंकि मैं आपको बार बार बोल रही हूँ कि प्योर का ज़्यादा रहेगा, सोल्यूशन का कम रहेगा। हम ये कैसे कह सकते हैं कि सोल्यूशन का कम रहेगा, क्योंकि डिप्रेशन आ रही है, क्या आ रही है। अब कोई कहेगा कि मैं प्योर का तो जीरो होता है, तो जीरो कम है, ऑफकोर्स कम है, क्योंकि सोल्यूशन तो माइनस में फ्रीज होने वाला है, सोल्यूशन तो किस में फ्रीज होने वाला है, तो अगर सोल्यूशन का -2 है, प्योर का 0 है, तो -2 से तो 0 बड़ा ही है ना, -2 से तो 0 बड़ा ही है। तो जब आप बड़े में से छोटे को माइनस करोगे तो आपका डेल्टा से पॉजिटिव आएगा। लेकिन जो बच्चे ध्यान नहीं देंगे वो कहेंगे जो मर्जी पहले ले लो, मैं तो -2 पहले लूँगा, 0 बाद में लूँगा, तो उनका जो डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट है वो 2 तो आएगा पर माइनस में आ जाएगा। किस में आ जाएगा, तो डेल्टा की वैल्यू माइनस में ना आए तो उसके लिए बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को माइनस करना है। तो बड़ी वैल्यू प्योर की है पी एफ नॉट, और छोटी वैल्यू सोल्यूशन की है। तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ डेल्टा टी एफ, इज इट टी एफ माइनस टी एफ नॉट और इट इज टी एफ नॉट माइनस टी एफ, इट इज टी एफ नॉट माइनस। बट जब हमने दूसरी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी करी थी एलिमिनेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, तो उसमें हमारे पास इट वाज इट टी बी नॉट माइनस टी बी और टी बी माइनस टी बी नॉट, इट इज टी बी माइनस इतना क्लियरली, इतना स्पष्ट करने के बाद भी जब बच्चों को नई चीज़ें समझ आती है तो मैं उनको सिर्फ एक ही बात बोलती हूँ कि जब आप एग्जाम में बैठोगे, अगर जो चीज़ बड़ी हो, अगर आपको फ्रीजिंग पॉइंट का न्यूमेरिकल आया है या बॉइलिंग पॉइंट का न्यूमेरिकल आया, तुमने डेल्टा टी एफ निकालना है या डेल्टा टी बी निकालना है, अगर आप एक पॉइंट ऑफ टाइम पे कंफ्यूज भी हो गए, या टी बी नॉट पहले लिखोगे टी एफ नॉट पहले लिखो, तो कुछ मत लिखना, जो 2 वैल्यूज आपको गिवन होगी, बड़ी वैल्यू पहले लिख देना, छोटी वैल्यू बाद में, तो ऑटोमेटिकली जब आप माइनस करोगे आपका आंसर पॉजिटिव आ जाएगा, है ना। फॉर एग्जाम्पल आपको बॉइलिंग पॉइंट का क्वेश्चन आया, एक टेम्परेचर आपको 101 दिया हुआ है और एक टेम्परेचर आपको 100 दिया हुआ है, तो बड़ा कौन सा है 101, तो वो पहले ले लेना, 100 का बाद में ले लेना। ये गलती मत करना 100 माइनस 101, फिर आपका डेल्टा की वैल्यू -1 आ जाएगी, डेल्टा की वैल्यू क्या आ जाएगी, इससे फाइनल आंसर तो सही आएगा बट माइनस में आ जाएगा ना, तो टीचर मेक डू इट रॉन्ग। डिड यू गेट माई पॉइंट कि मैंने आपको वैसे फॉर्मूले भी बता दिए बट मैंने आपको वो भी बता दिया कि बाई चांस अगर आप एग्जाम में स्ट्रक हो गए, आप कंफ्यूज हो गए कि मैं पहले, हाँ मोड करके मैथ्स नहीं लगाना ना, वो तो फिर टीचर को लिख दीजिएगा कि माइनस को करके मोड कर रहे हो, बट तुम जबरदस्ती पॉजिटिव कर रहे हो, पहले तो तुमने नेगेटिव लिखी, वो भी गलती होगा। सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट 0 से ज़्यादा हो सकता है, मतलब 1 2 3 मतलब सबके 0 से कम होता है। अगर हमें दिख जाएगी माइनस, होता है कई सॉल्वेंट्स का तो पॉजिटिव में भी होता है, वाटर का 0 पे वैल्यू गिवन है मेरे को, जैसे वाटर का 273 है, मतलब 0 है, लेकिन नाइट्रोबेंजीन का 278.5 डिग्री है। और तो नैप्थलीन का कितना फ्रीजिंग पॉइंट है 353, मतलब अगर तुम सेल्सियस में पूछ रहे हो तो इट इज 80 डिग्री सेल्सियस। तो भगवान ने ना रेंज बहुत बनाई है, अलग अलग चीज़ें हैं, सबकी नेचर अलग है ना। हम जिन चीज़ों से डील करते हैं हमें उनके बारे में पता होता है, बट इन दिस वर्ल्ड देयर इज़ अ ह्यूज अमाउंट ऑफ थिंग्स, एवरीथिंग हैज़ देयर ओन फ्रीजिंग पॉइंट, एवरीथिंग देयर हैव देयर ओन बॉइलिंग पॉइंट। तो ऐसा नहीं है कि हमें लगना चाहिए कि वाटर का 0 है तो सबका 0 या माइनस में ही होगा। आप देख सकते हो नैप्थलीन का एज हाई एज क्या है, मतलब जिस टेम्परेचर पर वाटर बॉयल करता है इट इज़ क्लोज टू 100,
जिस टेम्परेचर पर वाटर क्या करने लगता है बॉयल, उस टेम्परेचर पर नैपथलीन को क्या होना है? नैपथलीन लिक्विड फॉर्म में भी तो नहीं आता, मतलब एक बहुत ही छोटे पॉइंट पे क्या आता है, वो तो इवेपोरेट हो जाता है सारा, तो उसका तो बनता है। हाँ वही है ना, उसकी वो नेचर ही है कि वो तभी डायरेक्टली सब्लिमेशन शो करता है, इस डायरेक्टली कोई तो मतलब कोई तो पॉइंट है ना वो जब लिक्विड में आता होगा, मतलब एक बार तो आना होता ही है वो उसका बहुत यार फिर उसके लिए वही है ना, उसको 80 तक टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर पर 80 टेम्परेचर आएगा। हम नैपथलीन बॉल्स घर पे यूज़ करते हैं, अगर तुम कह रहे हो कि वो मेल्ट करे लिक्विड में बदले, तो उसके लिए उसको टेम्परेचर कितना चाहिए? 80। हमारे रूम टेम्परेचर में 40 बहुत ज़्यादा सड़ रहे हैं। जो अभी आपका पीछे समझ आया कि माइनस में नहीं आ सकता, अगर हमें दिख गया कि माइनस में आया, वहीं से काटा मार के हम उसको स्विच कर देते हैं। ये मत बहुत से ऐसे तो कोई जो अगर टीपी नोट छोड़ के माइनस कर लिया है, तो अगर माइनस में आ रहा है तो उसको टीपी माइनस टीपी नोट कर दो। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग ना, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। मतलब फिर काटा मारना पड़ेगा सारा। वाटर जब फ्रीज होता है, आइस बनता है, तो एक्सपैंड भी होता है ना, क्यों होता है? उसका केस है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। देखो नॉर्मली क्या होता है, जब हम नॉर्मल वाटर को देखते हैं ना, वाटर के अंदर ये स्ट्रक्चर होता है। एक दिन सभी का डाउट है कि बर्फ एक्सपैंड क्यों करती है ना, ये वाटर है। हम नॉर्मली क्या होता है, इसका भी टेक्निकल रीजन है, जब आप इसको आइस में कन्वर्ट करते हो ना, तो ऑक्सीजन कितने हाइड्रोजन से सराउंडेड है कि 2, लेकिन जब वो आइस की फॉर्म में आता है ना, तो ऊपर वाले हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने लगता है। ऐसे नीचे वाला वाटर जो होगा वो ऊपर वाले हाइड्रोजन के साथ क्या बनाने लगेगा, तो ऐसा लगेगा कि ईच ऑक्सीजन इज सराउंडेड बाय 4 हाइड्रोजन। नॉर्मल वाटर का फॉर्मूला H2O है, तो हम जानते हैं कि ऑक्सीजन इज सराउंडेड बाय हाउ मेनी हाइड्रोजन 2, जो कि कोवैलेंट बॉन्डिंग है। लेकिन वो आइस की फॉर्म में जाते हैं तो क्या होता है कि 2 वाटर एक दूसरे के पास आते हैं, इतना पास आ जाते हैं कि वो आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने लग जाते हैं। तो उसकी वजह से यहाँ पर बीच में खाली खाली स्पेसेस क्रिएट होने शुरू हो जाते हैं। ये जो खाली खाली स्पेसेस बन रही हैं या आप कह लो वॉइड्स क्रिएट हो रही हैं, इनकी वजह से वाटर में फ्रीज करेगा। अगर कोई चीज़ वॉल्यूम में फ्रीज हो रही थी तो क्या आ रही है? एक्सपेंशन। और इसी एक्सपेंशन की वजह से डेंसिटी विच इज मास अपॉन वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो डेंसिटी क्या करेगी? तभी आइस फ्लोट ऑन वाटर। अब इसका रीजन ये भी आइस फ्लोट क्यों करती है। अब नॉर्मली आप किसी बच्चे से पूछोगे वाई आइस फ्लोट्स ऑन वाटर, तो बच्चे ये आंसर देंगे बिकॉज मैम इट इज लेस डेंसर। इट इज, बट वाई इट इज लेस डेंसर, उसका भी रीजन इसी से कनेक्टेड है, क्योंकि वॉल्यूम बढ़ा, डेंसिटी घटी, बिकॉज दे आर रिवर्सली, दैट इज द रीजन। वॉल्यूम क्यों बढ़ा? क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुई, बीच में स्पेसेस क्रिएट हुए, एक्सपेंशन हुई, वॉल्यूम बढ़ा, डेंसिटी घटी, तो ऑल दीज थिंग्स आर कनेक्टेड। अब हम आगे करते हैं। मैम किसी सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट भी कम होएगा, बॉडी हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। और हाँ, नैपथलीन को बॉयल करेंगे तो वो भी हो जाएगा 80 डिग्री सेल्सियस। थोड़ा अजीब लगेगा, मतलब 80 डिग्री सेल्सियस। अगर आप उसको एक जगह लेके आए तो उसका बॉडी पॉइंट यहाँ पर फ्रीज ही करेगा। उसको फिर इसी वैसे को बॉयल करेंगे तो फ्री हो जाएगा। थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन ये वर्ड हम बोलने से मतलब बॉयल करेगा, हम तो उसको एक पर्टिकुलर टेम्परेचर दे रहे हैं, उस टेम्परेचर पर अगर उसकी प्रॉपर्टी फ्रीज होने के तो वो फ्रीज करेगा। वी नॉट यूज दिस वर्ड कि हम बॉयल करें वो फ्रीज हो, उसका बॉइलिंग पॉइंट है ही नहीं, है ना। वो वाटर के रिस्पेक्ट में लग रहा है कि हम उसको बॉयल करने की कोशिश कर रहे हैं और वो फ्रीज कर रहा है, वो तो फिर 2 अलग अलग चीज़ें होंगी ना। अब बात करते हैं कि हमें समझ आ गया कि ओके हमने एक सोल्यूशन बनाया, उसका फ्रीजिंग पॉइंट कम हो गया, कितना कम हुआ, दैट हाउ कैन वी फाइंड TF नॉट माइनस TF। अब ये देखा गया है, अब तुमने दूसरी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी नहीं पढ़ी ना, क्या नाम है, जब ध्यान से देखना, अब आप दोनों ही में साइमल्टेनियसली बढ़ा देंगे। जब हमने दूसरी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी करी थी तो मैंने बोला था कि डेल्टा TB यानी कि बॉइलिंग पॉइंट कितना इंक्रीज होने वाला है, वो सोल्यूशन की मोलारिटी पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है? तो जब मैं यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी साइन निकालती थी तो एक कांस्टेंट आता था Kb, तो यानी कि जो हमने सेकंड क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी का फॉर्मूला करा था दैट डेल्टा TB इज प्रोपोर्शनल टू मोलारिटी, ये तो एक्सपेरिमेंटली देखा गया, मतलब ये कैसे आया इसका कोई प्रूफ नहीं है। तो हमने एक फॉर्मूला याद किया था कि इट हैज बीन एक्सपेरिमेंटली फाउंड कि कितना बॉइलिंग पॉइंट बढ़ने वाला है वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि जो आप सोल्यूशन बना रहे हो उसकी मोलारिटी कितनी ले रहे हो, क्या ले रहे हो। सिमिलरली जो थर्ड क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है कि फ्रीजिंग पॉइंट कितना डिप होने वाला है वो भी सोल्यूशन की मोलारिटी पे ही डिपेंड करेगा। तभी मैंने बोला था कि जिन्होंने सेकंड क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी के न्यूमेरिकल्स करे हैं उनको थर्ड क्वालिटेटिव
प्रॉपर्टी में कोई दिक्कत नहीं आने वाली, क्योंकि फॉर्मूला बिल्कुल मैच कर रहा है। बॉइलिंग पॉइंट का बढ़ना भी सोल्यूशन की मोलालिटी पे डिपेंड करता है और फ्रीजिंग पॉइंट का घटना भी सोल्यूशन की मोलालिटी पे डिपेंड करता है। बस कांस्टेंट का फर्क है। जब यहाँ पे हम कांस्टेंट हटाएंगे तो KF आएगा, उसकी वैल्यू तो क्वेश्चन में गिवन ही होगी। वहाँ वाली कांस्टेंट को हम क्या बोलते थे? एब्रियोस्कोपिक बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट। KF को हम क्या बोलते हैं? क्रायोस्कोपिक फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट। तो अब बिल्कुल सिमेट्री चलने वाली है। उसके बाद हमने क्या किया था? मोलालिटी को ओपन किया था। ओपन कैसे किया था मधुर? मोलालिटी क्या होती है? नंबर ऑफ मोल्स इन वेट ऑफ सॉल्वेंट। मोलालिटी को जब हम ओपन कर रहे हैं तो हमारा फॉर्मूला क्या बन गया? मोलालिटी कैसे फाइंड आउट करते हैं? नंबर ऑफ मोल्स इन 1 kg। बट जरूरी नहीं है कि हर बार वेट 1 kg हो, तो फॉर्मूले में आप ऐसे जबरदस्ती 1 kg कभी लोगे तो गिवन नहीं होगा। वैसे तो वेट ऑफ सॉल्वेंट कुछ ना कुछ गिवन ही होगा। तो अब ये मत बोला कि मैम आपको बोल रहे हो मोलालिटी नंबर ऑफ मोल्स इन 1 kg, तो नीचे 1 kg ले लो। तो तब लेना होता है 1 kg जब वेट ऑफ सॉल्वेंट गिवन ना, है ना। मैं बोलती हूँ ना कि जिन न्यूमेरिकल्स में कुछ नहीं गिवन होता वो अच्छे न्यूमेरिकल होते हैं, क्योंकि उसमें हम WA की वैल्यू क्या ले सकते हैं? 1 kg। बट कुछ न्यूमेरिकल अच्छे नहीं भी होते जिनमें WA की वैल्यू गिवन होगी, तो इसीलिए हमने फॉर्मूले में यहाँ पे WA ही रखना है। अब नंबर ऑफ, अब यहाँ से क्या हो रहा है कि इनडायरेक्टली फ्रीजिंग पॉइंट किस पे डिपेंड कर रही है? नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे। इस बात पे डिपेंड नहीं करेगी कि आप डाल क्या रहे हो, आप नमक डाल रहे हो या आप कौन सा सॉल्यूट डाल रहे हो। अगर नंबर ऑफ मोल सेम डालोगे तो फ्रीजिंग पॉइंट सेम वैल्यू से डिप करेगा। फ्रीजिंग पॉइंट सेम वैल्यू से डिप करेगा, तो फ्रीजिंग पॉइंट इज अ क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी। क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करे। किस पे डिपेंड करे? तो कल को अगर ये क्वेश्चन भी आता है कि हाउ कैन यू से दैट डेल्टा DF इज अ क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी, तो आप इसी से ही समझाओगे कि डेल्टा DF इज प्रोपोर्शनल टू मोलालिटी। इंडायरेक्ट मोलालिटी क्या होती है? नंबर ऑफ मोल्स। वेट ऑफ डेल्टा DF इज द डिप्रेशन, DF नॉट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट दोनों का डिफरेंस है। जैसे प्योर का फ्रीजिंग पॉइंट 0 होता है, DF नॉट थोड़ा सा ऊपर डेल्टा DF कितना डिक्रीज हो रहा है? तो DF नॉट प्योर का था 0, तुमने नमक डाला डिप हो गया -2, तो कितना डिफरेंस आ गया? 0 माइनस ऑफ -2 विच इज 2। तो TF इज नॉट प्रोपोर्शनल टू मोलालिटी। को कितना डिप करने वाला है वो प्रोपोर्शनल है मोलालिटी को। इनिशियल पॉइंट हाँ, फाइनल माइनस इनिशियल। हाउ कुड बी इनिशियल माइनस? फाइनल माइनस तो नेगेटिव में आ जाएगा वही बात। मैम एक डाउट है, हाँ। जैसे जो डेल्टा DF है वो मोलालिटी के नहीं, रिलेशन इसमें में इनिशियल एक मिनट, इसमें इनिशियल माइनस फाइनल ही हो रहा है मधुर। इसमें इनिशियल माइनस फाइनल ही हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि फाइनल का कम हो रहा है ना। अगर हम फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे तो हमारा आंसर भी इसमें आ जाएगा। सो दो चेंज निकालो, फाइनल माइनस इनिशियल हो जाता है। बट इस केस में वो इनिशियल माइनस फाइनल हो रहा है क्योंकि इनिशियल का ज़्यादा है। तो तभी तो मैं बोलूँ कि इसमें जितना घुसोगे उतना कंफ्यूज होगे। सीधी सी बात है, जो बड़ा है वो पहले लेना है, हायर माइनस लोअर कर दो। हायर माइनस। हाँ, हम सोच रहा था जैसे जो डेल्टा DF है वो मोलालिटी के रिलेशन में क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि जैसे डेल्टा DF है जैसे फ्रीज हो रही है चीज़, तो वो एक्सपैंड करेगी और वो वॉल्यूम से रिलेट करती है। तो फिर डेल्टा DF मोलालिटी से रिलेट क्यों नहीं कर पाएगी? मोलालिटी में तो वॉल्यूम होती है। एक तो मैं तुम्हें पहले की चीज़ बोल चुकी हूँ कि जब भी हम कोई चीज़ सोल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन एक्सप्रेस करते हैं तो मोलालिटी अवॉइड की जाती है, बिकॉज इट कीप्स ऑन चेंजिंग विद टेम्परेचर, है ना। तो अगर हम किसी भी क्वालिटेटिव से, बट ये वैसे एक्चुअल रीज़न है क्योंकि चौथी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी मोलालिटी पे डिपेंड करती है। तो अलग अलग ये तो ऑब्जर्वेशनल साइंस है कि मतलब उन्होंने बार बार एक्सपेरिमेंट करके ये चीज़ फाइंड आउट करी है कि वो एक्चुअली मोलालिटी पे डिपेंड कर रही है या मोलालिटी पे डिपेंड कर रही है। एंड जस्ट बिकॉज आइस एक्सपैंड्स ऑन हीटिंग ऑन आइस एक्सपैंड्स ऑन कन्वर्ट वाटर एक्सपैंड्स व्हेन इट फॉर्म्स द आइस, तो उसमें वॉल्यूम बढ़ रहा है। तो इसका इस चीज़ से कोई कनेक्शन नहीं है कि उसमें आने वाला डिप्रेशन भी मोलालिटी पे डिपेंड करना चाहिए, क्योंकि वो हमें लगता है ना कि वो भी वॉल्यूम पे डिपेंड करे, वो भी वॉल्यूम पे डिपेंड करे, तो उसका रिलेशन मोलालिटी पे होना चाहिए, ऐसा नहीं होता। जैसे देखो जो आप कहते हैं क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है, ये नंबर ऑफ मोल पे डिपेंड करती है। मोलालिटी इज द नंबर ऑफ मोल और वॉल्यूम। तो अब टेम्परेचर भी वॉल्यूम पे डिपेंड करते हैं, तो ये तीनों चीज़ें डिपेंड हो रही है, तो फिर मोलालिटी नहीं हो सकती। डेल्टा DF टेम्परेचर पे डिपेंड करे वॉल्यूम पे, तो हो सकती है, और बट qualitative इसका मोल्स पे डिपेंड वही है कि जो एक्चुअल डिपेंडेंस है वो मोलालिटी पे ही पाई गई है। क्यों मोलालिटी पे डिपेंड नहीं है तो मैं इसका रीज़न फाइंड आउट करके आपको बताती हूँ, ठीक है। बट है नहीं, तो है मोलालिटी। अब इधर देखो लवे एनडी को ओपन करो,
एनवी को ओपन करो जल्दी प्रोडक्ट इज नंबर ऑफ मोल्स गिवन मास अपॉन क्या नाम होता है? एब्लियोस्कोपिक या नीचे वाला का क्रायोस्कोपिक है पूरे का ऊपर वाले का एब्लियोस्कोपिक इसको भी ऐसे ओपन करा था हमने जैसे मोलारिटी को एनपीएम और डब्ल्यू लिखा था तो उसका फॉर्मूला भी बिल्कुल सेम करने का बता रहा डेल्टा डी एफ थर्ड क्वालिटी प्रॉपर्टी का फॉर्मूला क्या बना है टू बी इन फ्रंट ऑफ मी डेल्टा डी एफ इक्वल टू केएफ डब्ल्यू बी बाय इन 1000 बाय डब्ल्यू ए तो जो जिन बच्चों ने सेकंड क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी के मेथड्स करे हैं उन्होंने सेम ही फॉर्मूला यूज करा होगा इट जस्ट दैट उन्होंने डेल्टा टी टी की जगह क्या डेल्टा डी एफ की जगह क्या लिया है के वे के एफ की जगह क्या लिया है और बाकी डब्ल्यू की बाय 1000 बाय डब्ल्यू तो अब इनका फायदा क्या है ना हम ये क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज को पढ़ना है मैंने पहले भी बताया कि कई बार क्या होता है कि जो लिक्विड होता है जो उसमें आप सल्यूट डाल रहे हो दैट इज अननोन हमें उसका फॉर्मूला ही नहीं पता तुम तो बाई चांस ये NaCl रहे हो तो तुम्हें पता है कि NaCl है या ग्लूकोज है लेकिन साइंटिस्ट कहते हैं कुछ ऐसे सल्यूट्स एग्जिस्ट करते हैं जिनका हमें फॉर्मूला ही नहीं पता हम आपको उनका स्ट्रक्चर ही डिड्यूस नहीं कर पाए तो ऐसे अननोन सल्यूट को हम पानी में डाल के उसका डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट फाइंड आउट कर सकते हैं कितना डाल रहे हैं वो तो हमें पता ही होगा कि 2 ग्राम डाल रहे हैं कितने वाटर में डाल रहे हैं वो भी हमें पता होगा सारी चीज़ें पता होंगी तो हम भी निकाल लेंगे यानी कि जो मॉलिक्यूलर मास होता है ना वैसे तो फॉर्मूले से निकालते हैं ना जैसे NaCl है NaCl का मॉलिक्यूलर मास तो उसके एटॉमिक मासेस को प्लस करके निकाल देते हैं लेकिन वो NaCl के केस में है ना लेकिन अगर सल्यूट ही अननोन होगा जिसका हमें फॉर्मूला ही नहीं पता तो उसका मॉलिक्यूलर मास नहीं निकाल सकते तो देयर कम्स द यूज ऑफ क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी वहाँ क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी हमारे लिए हेल्पफुल होती है कि अगर आपके पास कोई अननोन सल्यूट है उसको डालकर आप उसकी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी मेजर कर लो चाहे आप दूसरी वाली कर लो चाहे आप तीसरी वाली कर लो जैसे आप उस क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट करोगे बाकी चीज़ें तो आपको पता ही होंगी तो यू कैन फाइंड आउट MP यू कैन फाइंड आउट सो व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ दिस क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी आल्सो टू फाइंड आउट द क्या फाइंड आउट करने के लिए दवाई यूज हो रही है क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी MP और MD व्हाट इज MP द मॉलिक्यूलर but can't we find the molecular mass from the formula why we have to put all other values and find MP from this formula जिस भी सल्यूट का हमें molecular mass find out करना उसके फॉर्मूले से ही कर लेंगे तो why this qualitative property just now I told you कि sometimes the solute is not known जो आप डाल रहे हो जब तो पता ही नहीं है मान लो मैं आपको बता रही हूँ ये नमक है अगर मैं तुम्हें बोलूँ मुझे पता ही नहीं है क्या तो तुम्हें जब पता ही नहीं इसका फॉर्मूला क्या है तो तुम इसको पानी में डालकर बाकी सारी चीज़ें नोट करके फॉर्मूले से MP निकालो तो बाई चांस 58.5 आ जाए और तुमको अभी जो NaCl है ये NaCl का मोलर मास भी कितना होता है 58 पॉइंट दैट इज ना नॉट नोन जब हमें नोन नहीं है सल्यूट तो हम क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज में वैल्यूज डाल के क्या फाइंड आउट कर सकते हैं मॉलिक्यूलर मास ओके तो अब हम इस फॉर्मूले के ऊपर इससे पहले न्यूमेरिकल्स शुरू करें इस थर्ड क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी के बारे में थोड़ा सा लिख लो ओके इन द हेडिंग द थर्ड क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट please give the heading Manoj third qualitative property depression and freezing point
state becomes equal और इसके बाद आपने पैराग्राफ चेंज करके लिखना है इसके बाद आपने पैराग्राफ चेंज करके लिखना है it has been seen that the freezing point of the solution is always less than vapor pressure of pure solvent. This is known as depression in freezing point. So when you are making proper notes, आपको खुद से पढ़ने की कुछ जरूरत नहीं पड़ेगी. Everything I make you write, so that even if it's not what we do, you know, like you don't worry कि हमारा कुछ होता है. Ask my previous students that you don't remember notes very fast. पेपर प्रेशर है ना ऊपर कोई प्रेशर है कि पेपर प्रेशर ये बाई एक्सिस है पेपर प्रेशर अगर इससे बनाओ आगे लिखना है नहीं इसके बाद ग्राफ का बनना है नॉट फ्रॉम हियर एंड टेक इट टू ड्रॉ बनाओ ग्राफ ओके सो यू हैव टू टेक द ग्राफ so on my axis you have to take vapor pressure and you have to take temperature so here this is the graph of vapor pressure of solvent जो इसको A पॉइंट पे मीट कर रहा है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट को लेकिन जैसे आप सॉल्यूशन बनाओगे दिस बिकम्स वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ये इसको B पॉइंट पे मीट तो A पॉइंट पे TF नॉट है और B पॉइंट पे TF है TF नॉट डिनोट कर रहा है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट और TF डिनोट कर रहा है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन क्लियरली TF is greater than TF naught. This implies depression is TF naught minus explanation coming from graph, it is clear that vapor pressure of solvent meets the vapor pressure of solvent at point A, which is the freezing point of pure solvent. Clearly,
freezing point of solution which is less than freezing point of pure solvent, hence depression in freezing point takes place. Delta TF is going to come out to be TF naught minus हाँ इसके देखिए कल को अगर आप 2 महीने के बाद ग्राफ को देखो तो आपको ग्राफ नहीं समझ आएगा लेकिन जब आप साइन में करते हैं क्लियरली हाँ साइन में करते हैं ना ये इधर नीचे करके सॉरी TF नॉट इज देयर गुड रश अगर कुछ गलत चीज करती है पूछ लिया होगा मधुर आप क्या शाम में ट्यूशन में जाओगे वो मुझे नाम नहीं समझते रहा हूँ सारा। लिखना तो है नोट्स एंड रेफरेंस प्लीज फास्ट बिफोर फाइनली उनकी न्यूमेरिकल हो जाएगा बिफोर क्लास एंड्स ताकि संडे का दिन है आप बाकी न्यूमेरिकल ऐसे कर लोगे तो हम बहुत जल्दी शाम में बैच के फिर आपको हो जाएंगे लेकिन अगर फिंगर ऑन करते रहेंगे फिर आपको वन लिस्ट या हेड ऑफ उनका आज चैप्टर खत्म हो जाएगा मोस्ट प्रोबेबली तुम्हारा मंडे को होगा मतलब मैं कल कर आना वैसे हाँ नहीं मंडे को आने का तो नहीं मतलब इस वाली क्लास में MSc बंद करते हैं Dominus. थोड़ा बहुत करो टाइम हो गया मैं एक क्वेश्चन करती हूँ ये बात मैं करते रहता हूँ हाँ 2 शून्य आ गया हाँ Dominus दिवस तो बड़े ही मैं कोई नहीं करता घर जाके होगा लिखना भूल जाओ भी देता हूँ ना हो गया हो गया इसके बाद बस एक फॉर्मूला ले लो फिर हम यूटिलाइज करते हैं एक्सपेरिमेंटली जांच में देखिए उसके बाद अपनी लाइन को एक्सपेरिमेंटली इट हैज बीन फाउंड डेल्टा टी एन इज प्रोपोर्शनल टू मोलारिटी और
प्रोपोर्शनैलिटी साइन कम्स टू केएफ आ जाएगा। एक तो ये फॉर्मूला भी आपको याद रहना चाहिए, वेयर केएफ इज नोन एज क्रायोस्कोपिक फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट एंड समटाइम्स वी आल्सो यूज द वर्ड मोलर डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट। सो कोई भी टर्म यूज हो सकती है। और अगर हम मोलारिटी को ओपन कर लेंगे, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम्स, तो हमारे पास जो फॉर्मूला आ जाएगा डेल्टा टीएफ इक्वल टू केएफ डब्ल्यूपी बाय एनपी इंटू 1000 बाय डब्ल्यूए। इस फॉर्मूले को हम यूज कर सकते हैं। दिस कैन बी यूज्ड टू फाइंड आउट MB, which is molecular mass of unknown solute. So whenever we have unknown solute, उसकी MB की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला यूज किया जाता है। एंड दिस इज द फॉर्मूला जिसको मैं आपको एक मिनट में करा दूँगी, आपको भी जस्ट वन, बिकॉज सारा फॉर्मूला तो सेम ही है डेल्टा टी वाला। अगर एक भी ना करो तब भी मैं आपको इस क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी का होमवर्क दे सकती हूँ, क्योंकि द फॉर्मूला इज इंटायरली सेम एज डेल्टा टी बी। उसमें बस के एफ की जगह क्या था, के बी। बाकी डब्ल्यू बी तो डब्ल्यू बी होता है मास ऑफ सोल्यूट, डब्ल्यू ए क्या होता है मास ऑफ सॉल्वेंट। बट स्टिल वी डू वन न्यूमेरिकल एंड देन आई गिव यू होमवर्क, बिकॉज यू हैव संडे, कल का दिन, तो वो तुम तीसरी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी के अगर न्यूमेरिकल कर लोगे तो मंडे स्ट्रेट पे वी कैन डू द लास्ट क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी। इसका नाम है क्रायोस्कोपिक, जैसे उसका एब्रोस्कोपिक था। अगर डिफाइन करना आ जाए कि डिफाइन करो क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, जैसे एब्रोस्कोपिक कांस्टेंट डिफाइन करना सिखाया था, तो उसके लिए मैंने आपको टेक्निक बता रखी है कि जैसे डेल्टा टीएफ इज केएफ इनटू मोलारिटी, एक मोलारिटी वन, जैसे मोलारिटी वन लोगे तो डेल्टा टीएफ इसके बराबर हो जाएगा केएफ के। तो यानी कि केएफ इज नथिंग बट डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, यानी कि जितना फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेस होने वाला है वही क्या है, केएफ। बट कब अगर सॉल्यूशन की मोलारिटी क्या होगी, तो डेफिनेशन ये बनगी दैट डेफिनेशन यही बनगी दैट केएफ क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, यानी कि जितना फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेस होने वाला है वो 1 मोलर सॉल्यूशन। ये चीज़ तभी है अगर सॉल्यूशन की मोलारिटी 1 मोलर है, नॉट अदरवाइज। तो बिफोर वी गो कैन यू डू न्यूमेरिकल, आई विल डू न्यूमेरिकल, जस्ट फाइंड आउट उसमें टीएफ क्या है, डब्ल्यूबी क्या है, डब्ल्यूए क्या है, डेल्टा टीएफ निकालोगे। हाँ सही होता है। ये एफपी के देखा एफपी का होता है, तो फ्रीजिंग पॉइंट ये नोट नहीं करना, ये तो कर लिया है। बॉक्स नोट तो नहीं साइड वाला, हाँ राइट साइड वाला। तो ये नोटेड लास्ट फॉर्म में डेल्टा ये तो मैं लिखा हुआ है, इसे भी समझाने के लिए ट्राई करें। मोलारिटी मान ले लेते हैं तो केएफ किसके बराबर हो जाएगा, डेल्टा टीएफ के। तो इट बिकम्स इजी टू लर्न कि केएफ इज नथिंग बट डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ओनली बट फॉर अ 1 मोलर सॉल्यूशन। यानी कि अगर मैं एक सॉल्यूशन की मोलारिटी 1 करूँ तो उसमें जितना डिप्रेशन आएगा वही केएफ की वैल्यू होगी। तो यानी कि जो आपने केएफ की वैल्यू दी होती हैं कि केएफ इज 3.9 या केएफ इज 5.12, ये ऐसे ही निकाली जाती है कि सॉल्यूशन की 1 मोलारिटी ले लेते हैं, थर्मोमीटर से देखते हैं कि फ्रीजिंग पॉइंट पहले कितना था अब कितना है, तो जो डिफरेंस आ रहा होता है वही केएफ है। ओके, बट अभी लर्न करने की जरूरत नहीं। एक लास्ट में और चलो दो तीन न्यूमेरिकल एंड देन क्वेश्चन लिखना जरूरी है, कैसे लिखा करना है, क्वेश्चन लिखना जरूरी है, सीधा आंसर नहीं होगा। चॉइस आपकी, अगर आप अपने नोट्स को अपनी फ्यूचर रेफरेंस के लिए बना रहे हैं तो लिखो, है ना, अदरवाइज आपको पता नहीं लगेगा। बट वैसे बहुत ईजी है।
Solution of sucrose is prepared by dissolving 3.42 gram. Abhi can you tell me what is 3.42? Is it WB or WA? हाँ, because ये डिसॉल्व कर रहे हैं, किसमें डिसॉल्व कर रहे हैं? 1000 ग्राम में WA, ग्राम भी रख लो, WB is 1 ही हो जाएगा 1000 से मल्टीप्लाई। हाँ, बट चलो अब फॉर्मूला सेव करना है। फाइंड आउट फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन TF निकालना है, बट उसके लिए पहले डेल्टा TF निकालना पड़ेगा। TF की वैल्यू है गिवन 1.86 केल्विन kg/mol। और वाटर का हम प्योर वाला 0 ले लेंगे 0 डिग्री सेल्सियस। हाँ, वो बाद में पहले तो डेल्टा TF निकालना है। So first of all, delta TF is KF WB by MB into 1000 by WA। अब MB भी नहीं गिवन, सुक्रोज का WB गिवन है, WA गिवन है, MB कैसे निकालेंगे? वो उसके मॉलिक्यूलर फॉर्मूले से सुक्रोज के सुक्रोज का फॉर्मूला क्या होता है? मैंने कितनी बार बता दिया। H22 H22 यहाँ से वैल्यू क्या आएगी? 12 into 12। अब तो मैंने कितनी बार सुक्रोज का फॉर्मूला भी बता दिया और ये भी हो गया कि वैल्यू 342 ही आती है। जैसे ग्लूकोज की 180 होता है मोलर मास, सुक्रोज का कितना होता है? बट व्हाई कैन वी फाइंड इट फ्रॉम हियर? किसी से निकाल लेते हैं हम, फॉर्मूले से क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि यहाँ से तब निकालते अगर डेल्टा TF दिया होता, बट इस केस में तो हमें डेल्टा TF भी निकालना है, तो एक ही फॉर्मूले से दो चीज़ें तो नहीं निकलेंगी ना। कोई बच्चा कह सकता है कि मैम आपने तो बोला था कि मोलर मास तो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी की फॉर्मूले से निकालना है, तो इस क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी से अगर हमें MB निकालना होता तो डेल्टा TF दिया होना चाहिए था, बट इसमें तो डेल्टा TF भी नहीं गिवन, तो इस क्वेश्चन में डेल्टा TF निकालना है। TF की वैल्यू कितनी है? 1 पॉइंट, WB कितना डाल रहे हैं? 3.4, मोलर मास 342 एंड WA इज ये पॉइंट हटाओगे तो 0.0186 आता है। और ये TF हो जाएगा 0.01। अब ये डेल्टा TF आया, हमें डेल्टा TF नहीं निकालना, क्वेश्चन में कहीं ये नहीं लिखा हमें फाइंड आउट द डिप्रेशन। क्वेश्चन में बोला है कि सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट निकालना, तो ये डेल्टा TF किसके इक्वल होता है? TF नॉट माइनस, तो हमें TF निकालना, TF नॉट तो पता होना चाहिए। TF नॉट क्या होता है? सॉल्यूशन सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट प्योर सॉल्वेंट का कितना होता है? और अगर केल्विन में निकालना चाहते हो तो 273, तो आपकी चॉइस है। अगर आप 273 लोगे केल्विन में निकालना पड़ेगा इसको, तो आपका TF आ जाएगा 273 minus 0.0186 which is 272.9। बट ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है, अगर किसी को लग रहा है कि मैम मैं तो 0 दूंगा या 0 लूँगी कि डेल्टा TF इक्वल टू TF नॉट माइनस TF, मैं तो प्योर का 0 में लूँगा, वो भी सही है। तो 0.0186, तो उसकी TF की वैल्यू माइनस 0.0186 आ जाएगी। Even the answer in degree Celsius is also correct, and even the answer in Kelvin is also correct. So this is your choice. अब इसी फॉर्मूले को बस अप्लाई करना पड़ेगा। डेल्टा TF इक्वल टू KF WB बाय इंटू 1000 बाय, तो जितने भी न्यूमेरिकल है 12 न्यूमेरिकल हैं इस के 12 के 12 में किसी में WB गिवन होगा, MB गिवन होगा, ये निकालना होगा, जिसमें ये गिवन होगा MB निकालना इसे होगा। मोल सेक्शन तो में दे बच्चों सकते को हैं। ज़्यादा न्यूमेरिकल में डाउट आए नहीं है, तो वो 12 न्यूमेरिकल्स टुडे आई विल सेंड यू एंड यू हैव टू ट्राई इट ऑन संडे बिकॉज टुमारो इज ऑफ, बट मंडे मेक श्योर यू डू दिस। हाँ, 12 में से जो नहीं होंगे, जो डाउट होंगे वो ऑफिस से आएंगे, टेक देम एज अ डाउट, बट ऐसा ना हो कि मैम हम करके नहीं आए, ये हो गया तो हो गया, तो नो एक्सक्यूज। आज ही भेज दो ना कुछ। हाँ, अभी भेजो, घर जाके भेजो। फिर इसमें से मोल फ्रैक्शन वगैरह भी दे सकते हैं, मतलब हाँ, वो तो डिफरेंट मेथड्स में किसी में डायरेक्टली बता देंगे, ये बता करना है।